संगम में जो उसका स्कोप था, नेचर था, वो मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी फील्ड्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल इसकी डिस्कशन आपके साथ कल की थी, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। आज हम इस एस्पेक्ट को लेंगे इसमें। तो हेडिंग डाल दीजिए व्हाट इज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इसमें इसे हम स्टडी करते हैं 3 पोर्शन में। क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। What it does, it understands the human behavior. Secondly, it controls and directs the human behavior. It controls and directs the human behavior. और तीसरा पोर्शन इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेशन। थर्ड पोर्शन है ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेशन, ठीक है। यस मैम। तो ये 3 एस्पेक्ट में हम स्टडी करेंगे कि क्या रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्ले करता है। कि सबसे पहले पोर्शन में मैंने बात की कि वो अंडरस्टैंड करता है ह्यूमन बिहेवियर को, ठीक है। जब वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि क्या है ह्यूमन बिहेवियर, देन वो स्विच ओवर होता है हाउ टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट दैट ह्यूमन बिहेवियर। एंड थर्ड पार्ट इज जो है अडेप्टेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सब जो तीनों एस्पेक्ट जो हम उसको स्टडी करते हैं, द मेन थिंग इज टू हाउ टू अचीव द गोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए ये तीनों ही चीजें, क्योंकि आप किसी को पहले समझेंगे, फिर आप उसको डायरेक्शन देंगे, कंट्रोल करेंगे, कहाँ आपको उसे डायरेक्शन देनी है, कहाँ उसे कंट्रोल करना है, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हो सके, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल हैं वो अचीव हो सके। क्योंकि मेन टारगेट जो है वो हाउ टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पोर्शन हम स्टडी करेंगे हाउ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो जो फर्स्ट पोर्शन में हम बात करते हैं हाउ टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, तो अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को समझने में सहायक होता है। मतलब वो हमें तरीके देता है, ठीक है, वेज देता है, जिसके माध्यम से हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाते हैं। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल की, ठीक है। फिर दूसरा है आपका इंटरपर्सनल लेवल, तीसरा है आपका ग्रुप लेवल, और चौथा है आपका इंटर ग्रुप लेवल, ठीक है। यस मैम। इसका मतलब जब हम अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जब हमने बात की दैट इट अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन बिहेवियर, द फर्स्ट स्टेप इज, तो उसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए वो क्या वेज और क्या मीन्स बताता है, वो ये है कि आप सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, फिर इंटरपर्सनल लेवल पे ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, फिर आप उसे ग्रुप लेवल पे ह्यूमन बिहेवियर को समझिए, और फिर आप उसे इंटर ग्रुप लेवल पे ह्यूमन बिहेवियर को समझिए। उसके बाद ही आप ह्यूमन बिहेवियर को प्रॉपरली समझ सकते हैं, देन यू ओनली स्विच ओवर टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल की जब हम बात करते हैं, तो इसमें क्या एनालाइज करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसा और क्यों व्यवहार वैसा करता है, इस चीज़ को स्टडी करते हैं। और उसमें हम उसके साथ वो फैक्टर्स जोड़ देते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन फैक्टर्स की जब तक हम स्टडी ना करें तब तक हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमें ह्यूमन बिहेवियर को उस एस्पेक्ट के पे समझना है जिसके माध्यम से वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इफेक्टिव पार्ट बन सके और ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकें। तो हम किन फैक्टर्स की बात करते हैं? साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इज अबव ऑल सोशल सिस्टम तो है ही, ठीक है क्या नहीं, क्योंकि उसमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा, ही इज नॉट वर्किंग अलोन, वो ग्रुप में काम कर रहा है, टीम वर्क में काम कर रहा है, ठीक है। उसका अन्य ग्रुप से इंटरेक्शन भी है, तो मतलब सोशल सिस्टम तो ये है। साइकोलॉजिकल ये है
साइकोलॉजिकल किस लिए है, साइकोलॉजिकल फैक्टर क्यों इम्पोर्टेंट जाता है, क्योंकि व्यक्ति क्या सोच रहा है, किस हिसाब से वो परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहा है, वो उस तरीके से क्या सोच रहा है, क्या उसे मोटिवेट कर रहा है, क्या उसे प्रभावित कर रहा है, ठीक है। और ग्रुप लेवल पे वो किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप वो कैसे व्यवहार कर रहा है, क्यों वो वैसा व्यवहार कर रहा है। इसलिए इन फैक्टर्स को स्टडी करना जो है बहुत अधिक जरूरी है। साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। कल्चरल ये है क्योंकि कल्चर जो है यहाँ पर अब तो जैसे ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो हम देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे कल्चर के लोग काम कर रहे हैं, वो आपस में किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तरीके से वो चैलेंज भी है, हमारे ग्लोबलाइजेशन हमारे लिए चैलेंज आता है, कैसे वैरायटी ऑफ पीपल इज वर्किंग अंडर वन रूफ, ठीक है। तो इसलिए ये तीनों फैक्टर्स जो हैं, तो ये तीनों फैक्टर से इंटरेक्ट करते हैं और हम ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं, जिसके माध्यम से हम सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव में उस तरीके से हम ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकें, उसे एक इफेक्टिव या प्रोडक्टिव बना सकें, जिससे वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो टारगेट्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट Yes. चीज आती है जो वो है इंटर ग्रुप, इंटरपर्सनल लेवल, ठीक है। Yes. भाई ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल को इंडिविजुअली तो काम नहीं करना है, और लोगों से वो इंटरेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो जब और लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो फिर उस दौरान उसके बिहेवियर को हम कैसे, जैसे हम जब इंडिविजुअली बात की तो हम कह रहे हैं कि उसको कोरिलेट करें, किससे करेंगे, इन तीन फैक्टर्स से करेंगे, इसके आधार पर उसके बिहेवियर को समझेंगे। अब जब इंटर ग्रुप लेवल की बात कर सॉरी इंटरपर्सनल लेवल की बात करते हैं, जब पर्सनली वो किसी और से इंटरेक्ट कर, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, इंडिविजुअली जब और लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, तब हम उसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, तब तब हम उसके बिहेवियर को किस तरीके से समझेंगे। इसके लिए बहुत से तरीके, बहुत से मेथड्स हैं, बाद में डिटेल में लूंगी, बट इसमें आप सिर्फ मेथड्स के नाम लिख लीजिए। इसमें है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रोल एनालिसिस एंड ट्रांसैक्शनल एनालिसिस। मैं एक बार रिपीट कर दिया, रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, यस मैम। रोल एनालिसिस, और है रोल। रोल एनालिसिस, एंड यस थर्ड वन इज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कहीं कोई मैम। यस मैम। कंफ्यूजन हो किसी उसमें स्पेलिंग में, तो आई कैन स्पेल आउट आल्सो, ठीक है। नहीं मेरे को यस ओके मैम। ठीक है, तो ये तीन ओके। तरीके हैं, ये तीन मेथड्स हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि हम उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली मैं मोटे तौर पर बता देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति कोई भी बात कहता है या इंटरेक्ट करता है, तो उसका सडनली रिएक्शन कैसा होता है, और व्यक्तियों का रिएक्शन उसकी तरफ पॉजिटिव है या वेदर इट इज अ नेगेटिव, ठीक है। जैसे वो उसमें लिखा है ना रेसिप्रोकल रिलेशन, तो उसमें पॉजिटिव उसका रिलेशन रिएक्शन होता है या नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव क्यों रहता है या पॉजिटिव क्यों रहता है, वो सब चीजें उसमें पढ़ेंगे। फिर हम इसमें ये चीज पढ़ते हैं कि वो क्या रोल उसका है, क्या रोल वो अदा कर रहा है, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसकी जो वो भूमिका निभा रहा है। और तीसरी चीज है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, उसमें कहीं ना कहीं हम स्टडी करते हैं कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से उसे करना चाहिए, ये सब चीजें उसके अंदर। तो डिटेल में हम बात नहीं लेंगे, बस आप इसे मोटे तौर पे इनको समझ लीजिए। तो हम इंटरपर्सनल जो उसके बिहेवियर होता है उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके ग्रुप लेवल की। भाई उसे इंडिविजुअली तो काम नहीं करना, बट एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, एज अ पार्ट ऑफ अ टीम ही हैज टू वर्क। तो हम एज अ ग्रुप वो कैसे काम करता है, एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप उसका बिहेवियर कैसा रहता है, क्या वो ग्रुप में प्रॉपरली वर्क कर पाता है, क्या वो प्रॉपरली इंटरेक्ट कर लेता है। तो उसमें उसके जो जितने भी ग्रुप फैक्टर्स हैं, उन सब की हम स्टडी उसके अंतर्गत करेंगे। जैसे ग्रुप्स के नॉर्म्स क्या हैं, वो आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, फिर उस ग्रुप के गोल्स क्या हैं, फिर वो ग्रुप क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, फिर कम्युनिकेशन पैटर्न उनका किस प्रकार का है, उसमें उस ग्रुप में लीडरशिप कैसा है, उसमें मेंबरशिप किन लोगों को दी हुई है, क्योंकि ये सब चीजें किसी भी ग्रुप के इफेक्टिव वर्किंग के लिए ये सभी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिविजुअल इफेक्टिव चाहिए, एज अ यस पार्ट ऑफ अ ग्रुप
वो ग्रुप इफेक्टिव चाहिए एंड एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो इफेक्टिव चाहिए। तो हम पहले से इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्टिवनेस को जांच रहे हैं, फिर हम उसके ग्रुप लेवल पे इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, जो हम परफेक्ट नॉर्म्स होंगे, परफेक्ट तरीके से उनके बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कोहेशन होगा, उनके गोल्स जो है परफेक्टली सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है, प्रोसीजर उनका परफेक्ट होगा, किस तरीके से वो काम करें, ये सब चीजों की हम स्टडी कर रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप। और फिर कम्युनिकेशन पैटर्न, किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दैट हैज टू बी स्टडीड। फिर है लीडरशिप, उसमें उनको कौन लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, ये चीज उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर है उसका मेंबरशिप, किन लोगों को और किस तरीके से उनको इंक्लूड किया, रिक्रूट किया गया है, उस ग्रुप में एंट्री दी गई है। तो ये सब चीजें जो है हम उसके ग्रुप लेवल पर स्टडी करते हैं, तभी वो ग्रुप जो है इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने एक तरीका बनाया, हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ने एक वे ऑफ स्टडी दिया कि किस तरीके से अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करनी है तो किस तरीके से करनी है। ग्रुप लेवल पे ऐसे ही इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी नहीं हो जाएगी, हमें किन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे फोकस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑन द सेम वे व्हेन ही इज वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तब हमें किन पॉइंट्स पे किन चीजों पर फोकस करना है, वो इन चीजों पर फोकस करना है, तब हम उसके ग्रुप को, तब हम उस आधार पर उसकी स्टडी कर पाएंगे। फिर इसमें केवल एक ही ग्रुप काम नहीं करता, नंबर ऑफ ग्रुप्स आर वर्किंग अंडर अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब प्लेंटी ऑफ ग्रुप्स आर वर्किंग। तो उसमें हर एक ग्रुप का हमने इस तरीके से स्टडी करेंगे। फिर है इंटर ग्रुप रिलेशन, क्योंकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से किस तरीके, क्योंकि इंडिविजुअल्स ग्रुप के रूप में और ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं, वो सब कोऑर्डिनेशन जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप्स का आपस का इंटरेक्शन जो है वो हम स्टडी करेंगे। जब हम ग्रुप्स का आपस का इंटरेक्शन स्टडी करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि उनके बीच कोई कंपटीशन है या आपस में कोऑर्डिनेशन है। तब हमें समझ में आएगा किस तरीके से वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं या एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो वो हम उसमें स्टडी करेंगे। यदि हमें लगता है कि वहां पर कंपटीशन चल रहा है, वो प्रॉपर इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन उसके बीच में नहीं है, तो हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो ये तब होगा जब हम उनके इंटरग्रुप स्टडी, हम इंटरग्रुप लेवल पे हम उनकी स्टडी करेंगे। तो उनके इंटरग्रुप लेवल पे स्टडी करने के बाद उनके बीच जो कंपटीशन है या उनके बीच जो किसी प्रकार का, जिसे कहते हैं ना, वो चल रही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो हम प्रयास करेंगे कि उनके बीच जो है आपस में कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि परफेक्टली या इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। तो जब तक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैंने कहा बेस देता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तरीके बताता है। तो किस तरीके से होगा, उसमें उसने चार तरीके बताए। एक तो इंट्रैक्शन, हम क्या कोशिश करेंगे कि ये ग्रुप्स हैं आपस में प्रॉपर इंट्रैक्शन उनके बीच में, ऐसा नहीं कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ किसी प्रकार का कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है या प्रॉपर इंट्रैक्शन नहीं है। तो उनके बीच प्रॉपर इंट्रैक्शन जो है डिफरेंट ग्रुप्स का आपस में होना चाहिए। जब तक हम आपस में बातचीत नहीं करेंगे, इंट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम परेशानी या सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। फिर नेक्स्ट है आपका रोटेशन ऑफ मेंबर्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। जो मेंबर्स हैं, ये नहीं है कि एक बार वो मेंबर किसी ग्रुप का बन गया तो हमेशा उसी ग्रुप का मेंबर बनाए, उनमें रोटेशन होती रही, कभी वो इस ग्रुप का, तो जिससे क्या होगा, इंट्रैक्शन भी परफेक्ट होगा और आपस में गुटबाजी भी नहीं होगी। तो कभी वो किसी ग्रुप का मेंबर, कभी किसी ग्रुप का, इस तरीके से हम उनके बीच में रोटेशन रहेगा। फिर है अवॉइडेंस ऑफ विन लूज सिचुएशन, मतलब जीत और हार की हमेशा उनके बीच में द्वंद लगी रहेगी। इस प्रकार की चीज को हम किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देंगे। इस मैं एक चीज बार ये वाला रिपीट कर दिया, अवॉइडेंस ऑफ विन लूज, विन विन लूज। एंड लूज सिचुएशन। तो हम ओके। ऐसी स्थिति पैदा आने से रोकेंगे जिसमें किसी प्रकार की जीत या हार की स्थिति पैदा होगी। तो ये चीज जो है राइवलरी पैदा करती है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, तो उनके बीच कंफ्लिक्ट को पैदा करती है। तो इस चीज को नहीं आने देने के लिए इस सिचुएशन को हम अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लास्टली हैं, हम फोकस ऑन टोटल ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट है फोकस ऑन टोटल ग्रुप ऑब्जेक्टिव, जो उस ग्रुप का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स है उन पे हमारा पूरा फोकस जो है उस पे रहेगा। भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा फाइनल गोल क्या है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो काम
करेंगे। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट ग्रुप्स जब काम करेंगे तो फिर उनका ध्यान जो है आपसी राइवलरी या छोटे मोटे गुटबाजी या छोटे मोटी चीजों पर नहीं जाएगा। उनका पूरा फोकस जो है वो अपने गोल की, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ रहेगा, ताकि उसी डायरेक्शन में वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे। तो उनके आपसी डिस्प्यूट्स जो है वो कहीं ना कहीं वो दूर हो जाएंगे, वो पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरीके यस से अब ये इंडिविजुअल लेवल है, मैंने बताया सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। तो इस तरीके से ये एक तरीका है कि किसने तरीका दिया किस तरीके से हम जो है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक तरीका है ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने का, प्रॉपर वे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है टू क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द बिहेवियर। हम सेकंड पार्ट क्या हो गया, जब हमने उनका बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें समझ में आ गया किसका बिहेवियर कैसा है, एज अ इंडिविजुअल कैसा है, एज अ इंट्रैक्शन के दौरान कैसा रहा है, एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप कैसा है, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो हम वो चीज़ों को जब हम स्टडी कर लेंगे फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम उनको उनके जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करें, डायरेक्शन दें, ताकि डायरेक्शन किस तरफ दें ताकि वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए प्रॉपर उस वे से काम कर सकें। तो इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम उस उनके ग्रुप मतलब उन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला है फर्स्ट है यूज ऑफ पावर एंड सेंशन। यूज ऑफ पावर एंड सेंशन यस ऑर्गेनाइजेशन में सबकी जो भी इसमें अथॉरिटी है उसकी अपनी पावर होती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सेंशन से प्रतिबंध होते हैं जिनको फॉलो करना जो है वो उसके अंतर्गत काम करने वाले हर एम्प्लॉय के लिए जरूरी होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पावर होंगी और अथॉरिटी का पावर का यूज किया जाएगा और सेंशंस को, प्रतिबंधों को लागू किया जाएगा, जिससे जो है वो ह्यूमन बिहेवियर जो है किसी भी तरीके से इधर उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो, प्रॉपरली गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में वर्क कर सके। फिर ठीक है, यस मैम और फिर है इसका नेक्स्ट आपका आता है लीडरशिप। भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यदि हमारी लीडरशिप इफेक्टिव नहीं है तो उसे प्रॉपर सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में कल बताता, लीडरशिप इफेक्टिव होगी तो उसे प्रॉपर सपोर्ट जो है, एक तो वो खुद सपोर्ट करेगी और प्रॉपर सपोर्ट जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का मिल सकेगा। लीडरशिप में वो तरीके हैं, किस तरीके, अब हमें पता चल गया भाई लीडर लीड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय किस टाइप का है। ह्यूमन बिहेवियर को हमने क्यों स्टडी किया, ताकि हमें पता चल सके कौन कैसा है, किस टाइप का व्यक्ति उसमें काम कर रहा है, हमको उन्हें कैसे लीड करना है। ठीक है कि नहीं, तो लीडरशिप, बेस्ट लीडर कौन होता है, वो जो अपने अपने जो उनको लीड कर रहा है वो उसको उनके बिहेवियर को जान के उसके अकॉर्डिंग उनको जो है नेतृत्व प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये भी पॉसिबल बनाता है, लीडरशिप लेवल पे बहुत सारे तरीके प्रोवाइड कराता है, और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बाद उन तरीकों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा उसको वो चूज करता है, उसके अकॉर्डिंग उनको लीड करने का काम करता है। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, वो है आपकी लीडरशिप। पहला था हम इस तरीके से अपनी पावर को यूज करेंगे और प्रतिबंधों का यूज करेंगे, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है यस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जब तक इफेक्टिव नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो किस टाइप के लोग हैं, उनको किस तरीके से उनके साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ये टोटली उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो उनके बिहेवियर को समझने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पर भी, ग्रुप लेवल पर भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी, तभी वो सही प्रकार से काम कर सकेंगे, ताकि हम उनको डायरेक्ट कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव कर सकें। फिर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है हमें ऐसा सराउंडिंग, ऐसा वातावरण का निर्माण करें उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कि सभी जो हैं वो प्रॉपर तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उस वातावरण में काम करें, और ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस ना हो। इसके लिए वहां पर क्या रहे, प्रॉपर क्लाइमेट में क्या होगा, इफेक्टिव सुपरविजन भी होगा,
अपॉर्चुनिटी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ पर्सनल गोल्स, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तरीके अपनाएं जिससे कि कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ लोगों को नहीं मिले, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी भी हो ताकि हम आसानी से गोल को अचीव कर सकें। फिर कॉन्जीनियर रिलेशनशिप भी हो, मतलब अच्छे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप हो, बढ़िया वर्क कल्चर हो, ये मस्त चीजें, मतलब हम जब कहते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा क्लाइमेट हम खड़ा करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे कि हम प्रॉपरली अपने गोल्स को अचीव कर सके, तो उस क्लाइमेट का मतलब ये है कि वहाँ पर बढ़िया तरीके से सुपरविजन हो, सबकी बात सुनी भी जाए, वो प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिली हो, कॉन्जीनियल बिहेवियर हो, एक दूसरे के साथ सही इंट्रैक्शन हो, सबके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए, वो समाज चीजें जो हैं वो उसके अंतर्गत हो, जिससे कि प्रॉपर क्लाइमेट होगा तो प्रॉपर तरीके से गोल जो है वो अचीव किए जा सकेंगे। तो ये है आपका कंट्रोलिंग एंड डायरेक्शन गिविंग टू द ह्यूमन बिहेवियर। लास्ट चीज आ जाती है आपका ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल अडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि जो भी इन्वायरमेंटल चेंज आ रही है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इन्वायरमेंट में काम करता है, उसमें इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों की बात आती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की सराउंडिंग कैसी है, वो उसके इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो जो उसकी बाहर की सराउंडिंग्स है, जो उसका आउटर इन्वायरमेंट है, उसको ध्यान में रखा जाए, क्या चेंजेस उसमें आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाए। यदि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, हम उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप का इंटरनल चेंज कर पाएंगे और अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बना पाएंगे, जिससे कि हम चेंजेस के अकॉर्डिंग या उस सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला सकें और अपने गोल को फुलफिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पोर्शन है, 3 एस्पेक्ट हैं या 3 चीजें हैं जिसके आधार पर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हैं। तो ये रोल अदा करता है। पहले वो ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, उसके लिए एक वे देता है, एक तरीका देता है, ग्रुप लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इंटर ग्रुप, इंटरपर्सनल लेवल पे, फिर उनको उसके आधार पर उनको कंट्रोल करता है समझने के बाद, फिर उनको डायरेक्शन देता है और फिर उनको अडेप्ट, फिर लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिर सराउंड एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से अपने आप को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है समय समय पर, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है किसी भी रूप में उसका पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, ताकि हम गोल को प्रॉपरली अचीव कर सकें। तो ये है उसकी प्रॉपर रोल। अब चीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हाउ इट functions. It basically function on 2 principles. लिख लीजिए heading organizational behavior working on 2 main principles. 2 principles पे वो basically work करता है। इसमें सबसे पहले है आपका nature of the people, Yes, ma'am. और दूसरा है आपका nature of the organization। तो ये 2 लेवल हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए क्या काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर काम करता है। बेसिकली हम इसे रिलेट कर सकते हैं टू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और मैनेजमेंट। एक मैनेजर के लिए जो एक कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, उसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को समझना बहुत अधिक जरूरी होता है। जब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर को समझें, क्योंकि मैनेजर का काम क्या है, बेसिकली टू मैनेज द ह्यूमन एक्टिविटीज, टू मैनेज द ह्यूमन बिहेवियर। हाउ टू मैनेज द ह्यूमन बिहेवियर व्हेन ही इज नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग दैट बिहेवियर, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टू अंडरस्टैंड दैट बिहेवियर, देन ओनली ही कैन प्रॉपरली मैनेज दैट ह्यूमन बिहेवियर। तो एक प्रकार से एक मैनेजर को उस क्या कहते हैं, उस ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत, ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस करता है उसको समझना बहुत अधिक जरूरी होता है। इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमारा 2 प्रिंसिपल्स पे फंक्शन करता है, द नेचर ऑफ द पीपल एंड नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ द पीपल। हम नेचर ऑफ द पीपल की जब हम बात करते हैं तो हम किन किन चीज को स्टडी करते हैं, किन किन एस्पेक्ट्स को या किन किन चीजों पे हम पॉइंट आउट करते हैं, किन किन बिंदुओं को या किन किन पॉइंट्स को, किन किन चीजों पे वो पिन पॉइंट बेसिकली करता है। इसमें आता है सबसे पहले, जब हम नेचर ऑफ द पीपल पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी होता है, वो है
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लिख लीजिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकेंड पॉइंट है एज अ होल पर्सन, we have to know the individual as a whole person. Yes, ma'am. फिर तीसरा है caused behavior, CAUSED, caused behavior। चौथा है ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, चौथा है ह्यूमन डिग्निटी। तो सबसे पहले जब Yes. हम नेचर ऑफ द इंडिविजुअल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति, यदि उसे इंटेलिजेंस के हिसाब से देखें, हैबिट के हिसाब से देखें, नेचर के हिसाब से देखें, एटीट्यूड के हिसाब से देखें, वो कैसा होता है, हमें डिफरेंस पाया जाता है। सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, किन्हीं भी दो व्यक्तियों में उनके एटीट्यूड को लेकर, बिहेवियर को लेकर, नेचर को लेकर, उनकी इंटेलिजेंस, आईक्यू को लेकर डिफरेंस होता है। ठीक है कि नहीं? जब इन सब चीजों में डिफरेंस होता है तो इसका मतलब ये होता है, यदि हमें नेचर ऑफ मैन समझना है तो हमें इन डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होगा। तभी हम क्या है, सही तरीके से उस बिहेवियर को, ह्यूमन बिहेवियर को समझ सकेंगे। भाई एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति जो है अलग अलग रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो हमें पहले उसके क्राइटेरिया समझना है कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो है एटीट्यूड में, नेचर में, हैबिट में, इंटेलिजेंस में एक जैसा नहीं होता। इसलिए हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्स जो है वो डिफरेंट, एक जैसी परिस्थिति में भी डिफरेंट हो सकता है। और जब हम ये जान लेंगे तभी हम उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। क्योंकि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे तो हमें वो आउटपुट नहीं मिल पाएगा। तो हमें, और दूसरी बात, हमें भाई इंडिविजुअल से ग्रुप्स बनाएंगे, टीम वर्क बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। तो हम पहले उनके बिहेवियर को समझ लेंगे, हम देख लेंगे कौन व्यक्ति में क्या टैलेंट है, कौन व्यक्ति किस हिसाब से, उस हिसाब से उनको हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर डिविजन ऑफ वर्क भी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज समझना है इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या लोगों के बीच में आपस में क्या क्या डिफरेंस होता है, किस आधार पर उनके बीच में डिफरेंस पाया जाता है। फिर है होल पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल को एज अ होल पर्सन भी हमें समझना है, क्योंकि हम उसके साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों ही एस्पेक्ट को समझेंगे। लेकिन फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है उस इन दो पहलुओं को पूर्ण रूप से जो है वो अलग अलग नहीं किया जा सकता, और दोनों ही चीजें मिलकर जो है उसके व्यक्तित्व का और उसके बिहेवियर का निर्माण करते हैं। यदि हमें उसे समझना है तो हम उन दोनों ही पहलुओं के आधार पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम उसके इन दोनों पहलुओं के आधार पर उसको समझेंगे तभी हम उसके बिहेवियर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भाई फिजिकली वो ऐसा कर रहा है, मेंटली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है या उसकी स्पीड कम है तो साइकोलॉजिकली क्या प्रॉब्लम है। तो हम ये जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक हम उसको, मैंने जैसे बताया भूमिका क्या है, सेकेंड स्टेप क्या आता है, उसको कंट्रोल और डायरेक्शन देना है। भाई हम कंट्रोल और डायरेक्शन तभी दे पाएंगे जब हम उसको एज अ होल पर्सन समझ पाएंगे। और जब हम एज अ होल पर्सन समझने की बात करते हैं तो केवल उसकी फिजिकल जो वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही नहीं समझेंगे, उसको मेंटली भी समझेंगे। भाई साइकोलॉजिकली क्या दिमाग में चल रहा है, कई बार क्या होता है तो इंटेलिजेंट लोग भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट एफर्ट उसके सामने हो। तो यदि वो कहीं मेंटली डिस्टर्ब है तो उसमें उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। दूसरी बात, कईयों में कुछ कमियां होती हैं तो हम उस कमियों को सॉल्व करके, मेंटली कुछ कमी है या फिजिकली कुछ कमी है उसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो उसका बेस्ट एफर्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस उसको दे सकता है। भाई हमने उसकी ये प्रॉब्लम थी, हमने वो सॉल्व कर दी, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल प्रॉब्लम, हमने दोनों एस्पेक्ट की स्टडी कर दी। हमने देखा कि उसमें ये फिजिकल प्रॉब्लम थी, उसकी जो थी सोचने समझने वो प्रॉपरली नहीं कर पाता, फंक्शन सोचने के अकॉर्डिंग प्रॉपरली उसके फंक्शन नहीं था, या उसके कंप्यूटर पे उसका हाथ ठीक से नहीं चलता था, उसकी स्पीड नहीं थी। ठीक है, और यदि साइकोलॉजिकली कोई कमी थी वो भी हम उसकी एनालाइज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उससे बेस्ट परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए जो है वो एज अ होल पर्सन हमको उसको समझना है यदि हम उसके प्रॉपर नेचर को समझना चाहते हैं। फिर है कॉज बिहेवियर। कॉज बिहेवियर का मतलब ये है कि कोई इस परिस्थिति में ऐसा व्यवहार, कोई किसी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। क्या कोई फाइनेंशियल मैटर्स, इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही मैटर्स जो है वो इंक्लूड होते हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से
कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में ऐसा व्यवहार कर रहा है, मतलब कई बार होता है ना क्या, किसी इंसान का व्यवहार वैसा नहीं होता जैसे वो कर रहा होता है, तो हमें ये पता लगाने का प्रयास करना होता है। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, वेदर इट इज फाइनेंशियल रीजंस और नॉन फाइनेंशियल रीजंस, कौन से वो कारण है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे, तब हम प्रॉपरली उसके नेचर को समझ पाएंगे। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन डिग्निटी की। भाई हर इंसान की अपनी एक डिग्निटी होती है, जो वो चाहता है कि उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखे। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हमें इस चीज को भी समझना है कि वो किस डिग्निटी की बात करता है, ताकि हम उसको उसकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग उतना उसको जो जितना वो डिजर्व करता है, जितना डिग्निटी वो रखता है उसके अकॉर्डिंग उसको दे सके। क्योंकि कई बार उसके बिलो डिग्निटी काम उससे ले लेते हैं, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल के राह में एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो हमें उसकी डिग्निटी को भी, उसको भी जानना जो है बहुत अधिक जरूरी होता है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग उसको देख सके। क्योंकि हर इंसान जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी डिग्निटी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें चाहता है, कुछ रिकॉग्निशन चाहता है। मुझे लगता है कि मैं इतना पास हूँ, मैं कंप्यूटर पूरी तरह से जानता हूँ, मैं इस मैनेजमेंट के इस वर्क को पूरी तरह से बढ़िया जानता हूँ, मैं और लोगों से बेहतर परफॉर्म करता हूँ, मुझमें ज्यादा काबिलियत है, लेकिन मुझे किसी प्रकार की कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रही है, मुझे उन्हीं के समान समझा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो निकल के नहीं आएगा। तो ये चीजें जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे वो वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। तो इसलिए ह्यूमन डिग्निटी जो एस्पेक्ट है उसको समझना भी जरूरी है, ताकि जो जितना डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग, या जितना वो एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए उसको वो दिया जा सके। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा दो प्रिंसिपल्स में काम करता है ह्यूमन बिहेवियर, एक है नेचर ऑफ पर्सन और दूसरा है मतलब इंडिविजुअल, और दूसरा है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब हम नेचर जी। ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट्स रहते हैं, एक है सोशल सिस्टम और दूसरा है उसका म्यूचुअल इंटरेस्ट। फर्स्ट है सोशल सिस्टम, दूसरा म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब हम मैं एक बार रिपीट कर दिया, आवाज कट गई थी। अच्छा, आवाज कट एक गई बार थी। आवाज आ रही है। हाँ, इट हैज टू मैं एस्पेक्ट्स। मैं यस मैं रिपीट कर दीजिए मैं एक बार। अब मैं रिपीट करती यस हूँ। मैम। सेकंड मैंने पार्ट बताया आपको, नेचर ऑफ जी। ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेचर ऑफ यस ऑर्गेनाइजेशन मैम। की बात करते हैं तो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज टू एस्पेक्ट्स। भाई यदि हमें नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो उसके दो पहलुओं को, बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। वो है सोशल सिस्टम और दूसरा है म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई इंडिविजुअल की अपनी जो है डिजायर्स हो सकते हैं, और एज अ इंडिविजुअल उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, और एज अ, और उसके साथ साथ अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नेसेसिटीज हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एज इट इज अ, वो एक पार्ट है सोशल सिस्टम का, व्यवस्था का एक भाग होने के नाते क्या है, उसकी समाज सोशल सिस्टम के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। तो वो एज ए इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या नेसेसिटीज और उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है, भैया उसकी जो भूमिका है सिस्टम के प्रति, उसके बीच में वो कैसे बैलेंस कर रहा है, इस चीज को जानना जरूरी है। तभी हम जो है वो जान पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के नेचर को, सोशल सिस्टम को जानना जरूरी है कि कोई व्यक्ति जो सोशल सिस्टम में, क्योंकि सोशल सिस्टम में काम कौन कर रहा है, व्यक्ति ही तो काम कर रहे हैं। जब वो सोशल सिस्टम में काम करते हैं तो वो अपनी प्रायोरिटीज को और समाज के और उस सिस्टम में रहते हुए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच वो कैसे बैलेंस बनाए रखा हुआ है। क्या वो अपनी केवल प्रायोरिटीज को, पर्सनल प्रायोरिटीज को ही प्रेफरेंस दे रहा है, या उसमें बैलेंस बनाते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही प्रकार से अपने रोल को अदा कर रहा है, ये जानना बहुत अधिक जरूरी है। इस बैलेंस को बनाए रखना और इसको जानना बहुत अधिक जरूरी है, तभी हम नेचर को उस ऑर्गेनाइजेशन की जान पाएंगे। और दूसरी चीज है म्यूचुअल इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में उनका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है कि भाई जो व्यक्ति है उसका म्यूचुअल इंटरेस्ट क्या है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम के एक भाग के रूप में काम करूंगा, तो मुझे सैलरी मिलेंगी, मुझे बेनिफिट्स मिलेंगे एज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स पूरे, ऑर्गेनाइजेशन भी उस पर, दोनों दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है। व्यक्ति इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल की अपनी जरूरतें पूरी हो रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन की अपनी जरूरत पूरी हुई है। इंडिविजुअल को पैसा चाहिए, उसको रिकॉग्निशन चाहिए,
उसकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकताएं वो पूरी हो जाती हैं एज अ वर्क, एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन की जो आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया है, जो उसका गोल है वो अचीव हो जाता है, वो इंडिविजुअल के माध्यम से वो अचीव हो जाता है। तो इस प्रकार से म्यूचुअल इंटरेस्ट जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखे हैं। तो यदि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को परफेक्टली बनाए रखना है तो इस म्यूचुअल इंटरेस्ट को हम ध्यान में रखेंगे। यदि इस म्यूचुअल इंटरेस्ट को हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो इस आधार पर हमारे फंक्शन करता है। ठीक है, इन दो प्रिंसिपल्स पर वो फंक्शन करता है। अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के आते हैं 5 यस मैम। की फैक्टर्स, जो 5 की फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करने का ये कार्य करते हैं। उसमें सबसे, जैसे मैं पहले की एलिमेंट्स बताए थे, उसी तरीके से फैक्टर्स भी हैं। की एलिमेंट्स के रूप में उनका जो कार्य है वो और है, उनको अलग तरीके से समझना है। जब हम एज ए फैक्टर की बात करते हैं तो उसे अलग तरीके से समझना है। ठीक है, हम 5 की फैक्टर्स की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अपने अपने तरीके से प्रभावित करने का कार्य करता है। उसमें सबसे पहले है आपका इंडिविजुअल, ठीक है, दूसरा है आपका ग्रुप, तीसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, चौथा है आपकी टेक्नोलॉजी, और पांचवा है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। पांचवा है आपका मैम एक बार बिजनेस। रिपीट, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट हाँ मैं रिपीट करती हूँ। इंडिविजुअल। फर्स्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है ग्रुप, फर्स्ट है इंडिविजुअल, हेलो। सेकंड है ग्रुप। आ रही है आवाज बेटा आपको मेरी? यस मैम। फर्स्ट है इंडिविजुअल, यस मैम। सेकंड है ग्रुप, यस मैम। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यस मैम। फिर यस चौथा मैम। है आपका टेक्नोलॉजी, यस मैम। फिर पांचवा है आपका क्या कहते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके मैम। ठीक है, ये 5 यस। फैक्टर्स हैं, वो अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करने का या करने का काम करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम लेंगे इंडिविजुअल। ठीक है, जो यस। इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इस इंडिविजुअल के चारों ओर ही जो है चक्कर काटता है। इंडिविजुअल यदि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन का मात्र रूल रेगुलेशन स्ट्रक्चर जाने से कोई भी मायने नहीं होते। उसका जो की एलिमेंट है दैट इज इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल के किस तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को प्रभावित करेगा? ऐसा है, इंडिविजुअल को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, उस पे बेस्ड है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। इंडिविजुअल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कैसे हैं? वो है पर्सनालिटी, लिख लीजिए पर्सनालिटी। इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैसी है, वो बहुत यस। प्रभाव डालती है। फिर यस उसका मैम। एटीट्यूड, उसकी लर्निंग, उसकी परसेप्शन, उसकी वैल्यूज, उसके एथिक्स, नॉर्म्स, मोटिवेशन, कल्चर, उसका थॉट प्रोसेस, उसका फैमिली बैकग्राउंड, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो इंडिविजुअल को प्रभावित करने का कार्य करती हैं। और जो इंडिविजुअल को प्रभावित करेगा वो ही फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को प्रभावित करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल से ही मिलकर बनी है। तो इसलिए इन फैक्टर्स, इंडिविजुअल इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करेगा कि इंडिविजुअल्स को जो फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं वो ही फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल से ही मिलकर बनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रुप। अब ग्रुप किस तरीके से प्रभावित करता है? देखिए, कोई व्यक्ति एक ग्रुप का, जब कोई व्यक्ति एक इंडिविजुअल में रूप में काम करता है या कोई व्यक्ति एक ग्रुप के रूप में काम करता है, दोनों में अंतर होगा, उसके बिहेवियर में अंतर होगा। ठीक है, एक व्यक्ति एक ग्रुप में रहकर अलग तरीके से व्यवहार करेगा, दूसरे ग्रुप में रहकर अलग तरीके से व्यवहार करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो सुपरवाइजर है, सुपरविजन का काम कर रहा है, वो अपने कलीग्स के बीच जो होगा तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग तरीके का होगा। ठीक है, इनफॉर्मल हो सकता है या थोड़ा फ्रेंडली हो सकता है। जब वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में खड़ा होगा, भाई ग्रुप किसका है? एम्प्लॉयज का और
सुपरवाइजर का, तो उसका बिहेवियर एग्जैक्टली डिफरेंट हो जाएगा। तो एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप उसको कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, किन किन चीजों से वो प्रभावित होता है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो ऑर्गेनाइजेशन को भी उस रूप में प्रभावित करने का कार्य करेंगे। कि जैसे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वैसे ग्रुप फैक्टर्स हैं। ग्रुप फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे तो ग्रुप फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो है कम्युनिकेशन। भाई यस मैम, यस मैम, मैंने बताया जब एज अ ग्रुप वो सुपरविजन भाई एम्प्लॉयज के बीच खड़ा है तो उसका कम्युनिकेशन और तरीके का होगा। जब वो अपने कलीग्स के बीच में खड़ा है उसका कम्युनिकेशन और तरीके का होगा। तो कम्युनिकेशन इज ए इम्पॉर्टेंट ग्रुप फैक्टर। ठीक है, यस मैम, फिर है ग्रुप प्रोसेसेस, फिर ग्रुप का डिसीजन मेकिंग, फिर यस है मैम, उसकी कंपैरेटिव वैल्यूज। भाई किसी ग्रुप में वैल्यूज किसी और तरीके से फॉलो होंगी, दूसरे ग्रुप में है तो उसके नॉर्म्स वैल्यूज और तरीके की होंगी। फिर उनका क्रॉस कल्चरल एटीट्यूड, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं तो किस तरीके से उनका उसकी तरफ इंटरेक्शन होगा, एटीट्यूड होगा एक कल्चर के किस तरीके से। तो ये समस्त चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को। तो इस तरीके से एज अ ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन को बिहेवियर को प्रभावित करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट चीज आ जाती है आपकी, वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं। स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ वर्क आता है, किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स पे वर्क को डिवाइड किया गया है। फिर आते हैं उसमें डिपार्टमेंट्स किस प्रकार से हैं, किस तरीके से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट वर्क के डिवीजन के माध्यम से और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनके बीच कोऑर्डिनेशन के माध्यम से वो काम करता है। ग्रुप एज अ होल काम नहीं करता। ठीक है, ग्रुप एज अ होल परफेक्टली फंक्शन नहीं कर सकता, उसे डिवीजन ऑफ वर्क भी चाहिए, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए ताकि लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में टीम वर्क बनाकर काम किया जा सके, तभी वो प्रॉपरली काम कर सकता है। तो डिवीजन ऑफ वर्क भी देखना है हमको, डिपार्टमेंटलाइजेशन भी देखना है, किस तरीके से वहां पर डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किस प्रकार से हायरार्की है। ठीक है, तो हमें ये देखना है किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ मतलब स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर में ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं कि मतलब कैसे काम को डिवाइड किया गया है, कैसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, कैसे हायरार्की बनाएगी, कौन किसको फॉलो करेगा, कौन किसके ऑर्डर्स को मानेगा, कौन किसको ओबे करने का काम करेगा, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। तो ये समस्त चीजें जो हैं वो एक स्ट्रक्चर के तहत कार्य करती हैं। तो ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उस प्रकार से वो स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करेगा। वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करेगी वो डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। और स्ट्रक्चर में जो है वो इस तरीके की जो काम, इस तरीके की चीजों को इंक्लूड किया जाता है। यदि प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, इफेक्टिवली वर्क करेगा, प्रॉपर डिजाइन बनाया हुआ होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है परफेक्टली काम करेगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को जो है इफेक्ट करती है। भाई वहां पर जो असाइन किए जाते हैं एम्प्लॉयज को, जो डिफरेंट काम अथॉरिटी से डिफरेंट काम असाइन किए जाते हैं, उन काम को करने की एक तरीका होता है, एक टेक्नोलॉजी भी होती है। ठीक है, रिसोर्स मतलब काम करने का एक तरीका है और साथ में टेक्निक भी है। ठीक है, उन समस्त चीजों के माध्यम से वो एम्प्लॉय काम करता है। यदि वो टेक्नोलॉजी उसके अकॉर्डिंग है, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी एडवांस है, अप टू डेट है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज। मान लो टेक्नोलॉजी तो हम बहुत एडवांस लिया है और हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो उसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकेंगे, तो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले यदि हमें उस हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी को या इस प्रकार की हाई टेक्नोलॉजी को अपनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और यस यदि मैम, और मान लो टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, लोग ट्रेन भी हैं, लेकिन उनके पसंद की नहीं है, वो इस तरीके से काम करना नहीं चाहते उस तरीके, तो ऐसे में फिर भी उनकी वो प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएगा। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज हो रही है वो उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ये समस्त चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग पर बहुत ज्यादा जो है असर डालती हैं। तो ये भी चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को प्रभावित करने का कार्य करती है। फिर लास्ट चीज है बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम
कर रहा है। इन्वायरमेंट में उसका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों ही इन्वायरमेंट की बात कहते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी बाहर का वातावरण किस प्रकार का है, हम भाई किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है हम बाहर के वातावरण की कैसे की बात करेंगे। कोई बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन है तो हम बाहर के वातावरण, भाई इकोनॉमी कैसे चल रही है, मार्केट क्या चल रहा है, प्रोडक्शन मतलब ये सब रेट क्या चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्थिति चल रही है, मतलब ये सब चीजें। और जो हमारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको भी देखेंगे, भाई गवर्नमेंट कैसे रूल रेगुलेशन बना रही है, सख्ती तो नहीं कर रही है क्या, हमको उसके अकॉर्डिंग काम करने की वो रियायतें मिल पाएंगी। तो आसपास का एटमोसफेयर इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। और वो उसके आउटर सराउंडिंग या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनाते हैं। और इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब स्ट्रक्चर, आपस में इंट्रैक्शन कैसा है, कंजीनियर एनवायरनमेंट है कि नहीं है, लोग आपस में सही से काम कर रहे हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उनके बीच में कहीं ग्रुपिंग तो नहीं हो रही है अननेसेसरी, उनके बीच गुटबाजी तो नहीं हो रही है, क्या प्रॉपर्टी वर्क। तो ये मस्त चीजें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फंक्शन में रोल अदा करती हैं। यदि बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आप अपने आप को ट्यून कर लिया है, किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉपर फंक्शन होगी। और इंटरनल किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों ही चीजों की जो है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पर जो है इम्पैक्ट डालते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो इन इनकी फैक्टर से या इन 5 तत्वों से, इन 5 फैक्टर से प्रभावित होने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उस वक्त आपको मैंने इसलिए आपको चीज बताई क्योंकि की एलिमेंट्स भी यही थे और आपके फैक्टर्स भी यही हैं। जब हम की एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम उसकी मूलभूत तत्वों के रूप में उसकी स्टडी करेंगे। जब हम फैक्टर्स किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं तो उस रूप में कि भाई एक इंडिविजुअल के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से प्रभावित करने का कार्य करता है, उस चीज का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके ये पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का उसका गोल्स लूंगी, जो भी वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं जिसके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन का युग है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, किसके अकॉर्डिंग उनके गोल में क्या परिवर्तन करना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को वर्तमान परिस्थिति में काम करना है, क्या क्या उसके फंक्शनिंग में चेंजेस आए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या गोल्स उसके होने चाहिए, क्या है उसके बारे में बताऊंगी। फिर उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसका, फिर उसके क्या उसके समक्ष जो चैलेंजेस हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के समक्ष, ऑर्गेनाइजेशन के समक्ष, उसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आज शिवानी भी नहीं है तो मैं क्लास यहीं खत्म करती हूँ। आप मुझे बता दीजिए आपको कोई जो मैंने आज आपको जो जो पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं उसमें कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई प्रॉब्लम्स है। ये मैंने आपको बताया उसके की एलिमेंट्स की फैक्टर्स के बारे में जो उसको प्रभावित कर रहे हैं, वो उसका रोल क्या है कि वो किस तरीके से एज अ बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो और उसके कौन से 2 प्रिंसिपल्स है जिस पर फंक्शन करता है, नेचर आपको उसका पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द इंडिविजुअल। नेचर ऑफ इंडिविजुअल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें किन किन एस्पेक्ट्स को देते हैं, किन किन फैक्टर्स को देते हैं। जब हम नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं तब हम किन किन की फैक्टर्स को उसमें इंक्लूड करते हैं। तो ये सब बस चीजें जो मैंने आज की लेक्चर में ली, इसमें कोई कहीं कोई प्रॉब्लम है आप बताइए, आप पूछिए मुझसे। और मान लो अभी नहीं समझ में आया या अभी समझ में आ गया है, कहीं कोई बाद में प्रॉब्लम होती है तो आप बाद में भी मुझसे नेक्स्ट लेक्चर से पहले भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक कोई है, प्रॉब्लम नहीं है मैम, आज समझ में आ गया मैम, आज कोई दिक्कत नहीं है मैम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हाँ, यस मैम। ठीक है बेटा, आपकी टाइम यही रहेगा 2 से 3 तक क्लास। ठीक ओके, है, ओके मैम। ओके। ओके, ओके।